अब की बार 74 पार, यही नारा दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की मेरठ रैली में। लेकिन आखिर ये 74 कैसे पार होगा, क्योंकि एक तरफ गठबंधन है, राहुल और प्रियंका भी लगातार उत्तर प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। आज इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आदित्यनाथ जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद सर, कैसे 74 पार करेंगे, आंकड़ा कैसे पार करेंगे? मैंने देखा कि आपने प्रधानमंत्री की जो रैली थी उसमें बड़े जोरदार तरीके से पूरे भीड़ से नारा लगवाया कि अब की बार 74 पार। 2014 में आखिर उत्तर प्रदेश में 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। जी सर। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में उनके नाम पर 73 सीटें पाई थी। 2019 में मोदी जी की यशस्वी 5 वर्ष के कार्यकाल का ये उपलब्धियां भी हमारे साथ जुड़ी हैं, यानी नाम के साथ साथ काम भी है। 74 पार का मतलब 74, 75, 76, 77 और 80 तक ये सीट यूपी के अंदर जाएंगी। गठबंधन की हवा निकल चुकी है, गठबंधन कहीं नहीं है और उत्तर प्रदेश कोई प्रयोगशाला नहीं कि कभी दो लड़के उत्तर प्रदेश में आकर के यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें और कभी कोई और दूसरा युग्म आकर के प्रदेश के अंदर इस प्रकार का कोई वो करें। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं चल रहा है, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही वर्तमान में नारा है और वह नारा है, इस देश के अंदर हर जवान पर, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, वह बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, शहरी हो, गांव का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति एक बात कहता है कि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के नाम, मोदी जी के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश 74 प्लस के अपने इस आंकड़े को पार करेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं ये कह रहा था कि एक तो आपने ये बताया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना काम किया है कि उसी मुद्दे पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2 साल से आपने भी बहुत सारे काम किए हैं। मैं आंकड़े देख रहा था, खासतौर पे प्रधानमंत्री, अगर हम आवास योजना की बात करें, उसके अलावा अगर हम कुंभ की बात करें, एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करें, तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बता दें, फिर हम आगे का सवाल शुरू करें इसको। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर या इस देश की राजनीति में 26 मई 2014 की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। यह तिथि, उस दिन प्रधानमंत्री के रूप में से नरेंद्र मोदी जी ने नए युग की शुरुआत की थी। भारतीय राजनीति का एक नया युग का शुभारंभ का तिथि है वह। और इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि भारत की राजनीति 1947 से जो चली आ रही थी, व्यक्ति के लिए, परिवार पर आधारित थी, जाति, क्षेत्र, भाषा पर जो आधारित थी, उससे अलग हट करके भारतीय राजनीति विकास के एक नए एजेंडे के साथ सामने आई। विकास का केंद्र बिंदु गांव बना, गरीब बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। और मुझे लगता है कि आज उसका परिणाम है कि मोदी जी के आने के पहले भारत के अंदर के वातावरण को, भारत के बाहर के वातावरण को, भारत के बारे में लोगों की धारणाओं को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर जो विश्वास का माहौल बना, देश के बाहर भारत के प्रति जो सम्मान का माहौल बना, ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, 2017 में आपने एक बड़ा अहम मुद्दा उठाया था, एंटी रोमियो स्क्वाड का। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरीके से आप उसको लेके सत्ता में आए, अभी अगर हम उसको देखते हैं तो कहीं न कहीं धार थोड़ी कुंद नजर आती है। धार कोई कुंद नहीं हुई है, क्योंकि मोदी जी ने 2014 में जब देश में उनकी सरकार बनी थी तो उन्होंने
बहुत सारी योजनाओं को देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यानी हर पांचवां भारतीय उत्तर प्रदेश के अंदर बसता है, आप ये मान सकते हैं। लेकिन विकास की इन योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उन्होंने विकास उनके एजेंडे का हिस्सा था ही नहीं। योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो वे लेना ही नहीं चाहते थे। स्वाभाविक रूप से विकास से वंचित लोग, उपेक्षित लोग, अपमानित और प्रताड़ित लोग, सरकार से उनका विश्वास एक प्रकार से उठ सा गया था। एक वो स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोगों ने जब मार्च 17 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बारे में मुझे उत्तर प्रदेश भेजा तो स्वाभाविक रूप से मैंने उस समय जब इस बात को देखा कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति थी, यानी 2014 2017 के चुनाव में गांव में जाकर के पूरे प्रदेश के अंदर जाकर के हम लोगों ने इस नजारे को देखा था, जब हर नागरिक इस बात को कहता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते थे, हर नागरिक बोलता था कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हमने इसके लिए दो चीजें की। एक, किसी भी बहन या बेटी की सुरक्षा एक बाहरी कारण है और एक आंतरिक कारण है। अगर वह बाहरी कारण से प्रताड़ित है, 1090 का एक हेल्पलाइन प्रदेश के अंदर तेज किया और एंटी रोमियो स्क्वाड उसके लिए गठित किया। दूसरा आंतरिक कारण, पारिवारिक हिंसा की शिकार कोई बालिका कोई महिला होती है तो उसके लिए एक वीमेन हेल्पलाइन 181 हम लोगों ने यहां तेज जारी किया। इसके लिए हर जनपद में रेस्क्यू वैन भी वो भेजे गए और रेस्क्यू वैन हर जनपद में आज कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, और साथ साथ हेल्पलाइन भी कार्य कर रही है। हर थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड भी तेजी के साथ कार्य कर रहा है और आज के दिन पर आप जा सकते हैं पूरा पश्चिम मध्य में, बुंदेलखंड में प्रदेश की महिलाएं और बालिकाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं साधु संतों की। कोर्ट ने भी अब एक तरीके से कह दिया है कि भाई आपस में जो मध्यस्थता कर सकते हो वो आप करो, बैठो, बातचीत करो। आपको लगता नहीं है कि उसमें आपकी भी कोई भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि साधु संतों को भरोसा बहुत है। मुझे याद है धर्म संसद जब गोरखपुर में हुई थी तो उस समय भी ये कहा गया था कि भाई योगी जी के नेतृत्व में बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, इसी आस्था का तो सम्मान करते हुए हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। अयोध्या में दीपावली कोई मानता ही नहीं था, पता ही नहीं लगता था, जबकि दीपावली का उत्सव ही अयोध्या से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस आयोजन के साथ हम लोगों ने अयोध्या को जोड़ा है। आज देश और दुनिया के साथ अयोध्या के संबंध जुटे हैं। इसी आस्था का सम्मान करते हुए हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ का एक भव्य और दिव्य आयोजन किया है। ये उसी आस्था का सम्मान है। नमामि गंगे परियोजना में अविरल और निर्मल गंगा की परिकल्पना को साकार करने वाला प्रधानमंत्री मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना आज साकार रूप ले चुकी है। इसी आस्था का सम्मान करते हुए हम लोगों ने वर्षाना की होली को एक वैश्विक रूप दिया है। आस्था का सम्मान करेगा भारतीय जनता पार्टी करेगी। आस्था के नाम पर ढोंग और पाखंड करने वाले लोग जो राम और कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, उन लोगों से अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन राम के लिए क्या होगा? आप जो मध्यस्थता हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको लगता नहीं है कि आपके जो लोग हैं उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम परब्रह्म परमात्मा है। मुझे लगता है उनके अस्तित्व पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। वे शाश्वत हैं, सत्य हैं, और मुझे लगता है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े हुए मामले में जन आस्था के सम्मान की बात हम बार बार करते हैं और हम उस जन आस्था के साथ हमारा पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन है। चलिए सर, मैं आपसे एक ये पूछना चाहता हूं कि पुलवामा हमले को लेके जो राजनीति हो रही है पूरे देश में, बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आज फारूक अब्दुल्ला ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि भाई जो 40 लोग मरे हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बताएं। और उनका ये भी सवाल था कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली मरे उनको प्रधानमंत्री जी कभी नहीं देखने गए, वहां कभी नहीं गए, क्यों नहीं गए? देखिए, देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा में लगे हुए जवानों की शहादत पर प्रश्न खड़ा करना
यह सचमुच अत्यंत दुखद स्थिति है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारा जवान भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, लेकिन नेतृत्व, लीडरशिप ऐसी चाहिए। पहले चीन भारत के अंदर घुसपैठ करता था, पहले पाकिस्तान भारत के जवानों का सिर काट करके लेके जाता था। हम देखेंगे, देख रहे हैं, यहीं तक सीमित रह जाते थे। हम कुंडलनी मार करके बैठ जाते थे जब मुंबई पर आतंकी हमले होते थे। पहली बार हुआ है। ये कांग्रेस, नक्सलवाद कांग्रेस की उपज है, कांग्रेस की गलत नीतियों की उपज है। देश के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, ये सब कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए उन विपक्षी दलों की बेईमानी और भ्रष्टाचार की उपज है। पुलवामा की घटना के बाद 15 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ही प्रधानमंत्री जी आए थे और उत्तर प्रदेश में ही झांसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और कब, कहां, कैसे इसका हिसाब लिया जाना है जवान तय करेंगे। आपने देखा होगा कि ठीक 10वें दिन, 10वें 11वें दिन, पहले तो 72 घंटे के अंदर पुलवामा के जितने भी मास्टरमाइंड थे ये सब मारे गए। इसके बाद 10वें 11वें दिन पीओके के अंदर बालाकोट में एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक के अंदर जितने भी आतंकी कैंप थे इन सबको नष्ट करने का कार्य भारत के बहादुर जाबाज जवानों ने किया, क्योंकि लीडरशिप एक दृढ़ इच्छा शक्ति की थी और पूरी तरह अपने जवानों को देश की सुरक्षा के प्रति उतना संसाधन, उतनी स्वतंत्रता देने में सक्षम थी। मुख्यमंत्री सवाल क्यों हो रहे हैं फिर? हम सवाल इस बात के लिए हो रहे हैं कि जो लोग भारत के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, वे लोग उस आतंकवादी अजहर मसूद के प्रति जी शब्द का प्रयोग करते हैं। इनके संस्कार आप देख सकते हैं। एक आतंकवादी को सम्मान देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं। ये वे लोगों की परेशानी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपकी सरकार आती है, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी सरकार आती है केंद्र में, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? देखिए, यह देश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी सबको देती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करें या जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। और लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत स्वयं तय कर देगी इनको कहां जाना चाहिए। ये कहां चले जाएंगे? सबको मैंने कहा से भेज देंगे। जनता स्वयं इसको तय करने जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जनता स्वयं इसको तय करने जा रही है कि इस देश की राष्ट्रभक्ति पर, भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठाने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। सर, मैं आपसे गठबंधन पे सवाल पूछता हूं। गठबंधन हो गया, मायावती साथ आ गई, बुआ भतीजा एक साथ हो गए, लेकिन अगर उनके आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो 2014 का अगर हम देखें और विधानसभा को भी अगर देखें तो वो बड़े आंकड़े हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बड़ी चुनौती वो पेश कर रहे हैं? और दूसरी बात, एक सवाल इसका जवाब दे ली तो फिर मैं इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल पूछूं। देखिए, गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, इसकी हवा निकल चुकी है। आप पहले चरण के चुनाव को देख लीजिए, चुनाव प्रचार प्रारंभ हो चुका है। आपने परसों प्रधानमंत्री जी की मेरठ की रैली भी देखी होगी, उससे पहले मेरी सहारनपुर की रैली देखी होगी। मैं कल फिर गाजियाबाद, नोएडा की तरफ फिर जा रहा हूं। फिर लगातार कार्यक्रम हम लोगों के लगे हैं। गठबंधन कहीं नजर आता है क्या? कहीं दिखता है जमीन पे? कहीं नहीं है, इसकी हवा निकल चुकी है। ये लोग जो जाति के नाम पर एक परिवार विशेष को बढ़ा रहे थे, सबने समझ लिया है कि इस देश का भला परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब की राजनीति से नहीं होने वाला है। भारत की राजनीति का और भारत की राजनीति को जो एक दिशा मोदी जी के नेतृत्व में मिली है, आज विकास का महिलाएं बनी हैं, समाज के प्रत्येक तबके के लोग बने हैं मोदी जी के कारण, और हर व्यक्ति मोदी जी के साथ
जुड़ना चाहता है, उनकी सरकार बनाना चाहता है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी के लगातार दौरे हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उसका आप भारतीय जनता पार्टी पे कुछ असर है? क्योंकि अयोध्या गई, अभी हनुमानगढ़ी। देखिए, कोई असर नहीं है। देखिए, ये तो आप देख रहे होंगे और मैं मीडिया से भी अपील करूंगा कि वास्तविक चीजों को जनता के सामने रख दें एक बार। जहां भी श्रीमती प्रियंका वाड्रा जा रही हैं, आपने इस चीज को देखा होगा कि हर जगह पब्लिक से एक ही नारा लग रहा है, मोदी मोदी मोदी। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक का मोड कांग्रेस को भांपना चाहिए एक। और मुझे लगता है कि इस वास्तविक जमीनी सच्चाई को जनता के सामने लाया जाना चाहिए कि जनता के सामने जनता क्या चाह रही है और किस तरीके से अनावश्यक रूप से आप प्रोजेक्ट करने का कुछ लोगों को प्रयास कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश 74+ के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जो 72,000 की इन्होंने देने की घोषणा की है राहुल गांधी ने, कह रहे हैं उससे पूरा परसेप्शन चेंज हो गया है। देखिए, यह देश राहुल गांधी से भी पूछना चाहता है कि 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। इस देश के अंदर आजादी के बाद से सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या इस दौरान की। रसोई गैस के कनेक्शन मिलने की बात तो दूर, जिन लोगों के पास रसोई गैस के कनेक्शन थे उन लोगों को रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिल पाता था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो दे नहीं पाएंगे? मैं कह वही बता रहा हूं ना, एक भी कोई ऐसी कल्याणकारी योजना बता दें जो एक गरीब के जीवन में खुशहाली ला दे। कल यह प्रश्न एक बालिका ने श्रीमती प्रियंका वाड्रा से किया था कि राहुल गांधी ने घोषणा तो कर दी, पैसा आएगा कहां से? यही प्रश्न उन्होंने किया था। उन्होंने फिर उस बालिका से ही प्रश्न कर दिया। इनके पास स्वयं कोई जवाब नहीं है। समस्या यह है कि नकल के लिए अकल चाहिए। और मुझे लगता है जिन लोगों को पढ़ा एक लिखा वहां वो भी पढ़ना है, वाचना है, तो जो लोग लिख के दे देंगे वही वाच देना, तो उससे क्या होने वाला है? आपकी जो पार्टी है वो ये मानी जाती है कि भाई उसमें जो है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक सांसद ने एक विधायक को पीट दिया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि संगठन के कौन लोग हैं जो उनको बचा रहे हैं और क्यों बचा रहे हैं? देखिए, कोई किसी को बचा नहीं रहा है। हर एक पे संगठन के सारे नियम लागू होते हैं और इस मामले को भी संगठन ने गंभीरता से लिया है। ये पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी उसका समाधान बैठ करके समाधान कर लेगी और मुझे लगता है वो कोई इश्यू अब नहीं रहा। मुख्यमंत्री जी, ये बात आपने जिस दिन घटना हुई थी उस दिन कही थी। मैंने कहा ना, और अभी तक उसकी रिपोर्ट का कोई पता नहीं। भाई, ये पार्टी का आंतरिक मामला है, पार्टी के अंदर क्या होना ये पार्टी तय लेकिन करेगी। चेहरे आप है ना। मैंने क्या कहा, ये पार्टी तय करेगी कि पार्टी को अपने घर के मामले का समाधान कैसे करना है, पार्टी तय करेगी, न कि कहीं दूसरे मंच पर ही तय होगा। सारी चीजें बेपटरी हो चुकी थी, हमें उसे पटरी में धीरे धीरे करके लेके आए और आज मुझे प्रसन्नता है इस बात की, उत्तर प्रदेश जो 2016 में जिसकी विकास दर 1.6% थी, 2 वर्ष के अंदर ही यह इससे जस्ट डबल से ज्यादा हो चुकी है। एक दूसरा, प्रदेश ने अपना स्वयं के राजस्व में काफी वृद्धि की है। आज उत्तर प्रदेश सक्षम है बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में, बड़े से बड़े आयोजन को संपन्न करने में, सुरक्षा का वातावरण देने में। प्रदेश के परसेप्शन, बिना कर्ज लिए हुए हम हर कार्य को कर सकते हैं। और मुझे तो इस बात पर भी प्रसन्नता है कि हमने ऋण माफी की, एक भी बैंक से कर्ज नहीं लिया, हमने कोई अतिरिक्त टैक्स भी नहीं लगाया। हां, हमने फिजूल खर्ची को रोका, सख्ती के साथ रोका, हमने आज भी उसको पूरी तरह लगाम लगाया है। इसको इसी प्रकार से हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है और प्रदेश आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी तस्वीर देश और दुनिया के सामने होगी। नौकर साहब अब एकदम सब नियंत्रित हैं। देखिए, ये तो लीडरशिप पे तय होता है कि आप कैसा चलना चाहते हैं। आप स्वयं ठीक चलेंगे तो पूरी लीडरशिप, सारे लोग उसी का अनुसरण करेंगे। लोग आपसे डरते बहुत हैं। नहीं, मुझसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। नौकर साहब कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से डर लगता है, जब जाते हैं पता नहीं क्या कहेंगे, कब डांट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है।
बहुत अच्छे ढंग से सभी लोग मिलकर के टीम वर्क यहां पे यूपी में हो रहा है। टीम वर्क का परिणाम है रिजल्ट, और रिजल्ट जो आ रहे हैं आपने लोगों के दिल्ली जाने पे एकदम रोक लगा दिया है। हमने रोक लगाई है। हमने कहा जो लखनऊ में काम करेगा उसको लखनऊ में रहना होगा, और जब लखनऊ छोड़ करके वो कहीं बाहर जाना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी होगी, और मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछना पड़ेगा कि क्यों लखनऊ के बाहर हो जाना, यानी प्रदेश छोड़ करके कहां जा रहा है, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और हमने इसको सख्ती के साथ लागू किया है, क्योंकि 23 करोड़ जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। उस जवाबदेही को केवल मैं के लिए नहीं, पूरी टीम को उस जवाबदेही के प्रति अपने आप को वो करना, प्रतिबद्ध करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम लोग बहुत सारी नई भूमिकाओं में आपको देखेंगे। उत्तर प्रदेश एक शानदार यात्रा पे निकल चुका है, और इस शानदार यात्रा का परिणाम 23 मई को आने वाले परिणाम, चुनाव परिणाम में भी देखने को मिलेगा। चलिए सर, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बहुत ही विश्वास से लबालब हैं, और उनको लगता है कि अब की बार 74 पार। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर ये 74 पार कैसे करेंगे।